प्यारे साथियों नमस्कार। और आज 9 जनवरी का दिन कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, हर रोज की तरह आज भी हमारा कार्यक्रम विभिन्न मुद्दों पर आपसे बात करेगा। और आज हिमाचल प्रदेश से हम शुरू करेंगे। पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश। पहाड़, पर्वत, घुमावदार सड़कें, और आज एक बड़ी दुखद दुर्घटना हुई है जिसमें दोस्तों 14-15 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जो डिप्टी कमिश्नर सिरमौर ने डिक्लेयर किया कि 13 लोग अभी तक मारे जा चुके मतलब बस एक्सीडेंट। एक बस शिमला से कुपवी, ये बहुत दूर का एरिया और ये सब तहसील है कुपवी, और जाते जाते दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 13 लोग मारे गए और काफी लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फेसबुक पर और ट्वीट करके इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पविता शर्मा जी जुड़ी हैं कार्यक्रम में। राम राम। दीवान वर्मा जी को भी नमस्कार। और हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम। दीवान जी आपको नमस्कार। दिन को आज आपके साथ हमने अच्छा समय बिताया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने रिलीफ फंड से मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपया, घायलों के लिए 50,000 रुपया देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी ने भी मृतकों के प्रति सांत्वना प्रकट की है। साथियों, हालांकि सड़कें काफी ठीक हैं और जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, आमतौर पे पीडब्ल्यूडी उनको साल दर साल ठीक करता रहता है, लेकिन बसों का रखरखाव, ओवर स्पीड, ओवर क्राउड और जल्दी पहुंचने की, ये सब कारण बन जाते हैं किसी भी दुर्घटना के। और हिमाचल में तो साल में 1-2 बार ये दुर्घटना हो ही जाती है जब कोई बहुत बड़ा हादसा होता है और कोई बस पहाड़ी से लुढ़क कर गिर जाती है और उसमें लोग मारे जाते हैं। दोस्तों, वो सब शोक संतप्त परिवार, उनके प्रति हमारी संवेदना, और दुख की इस घड़ी में हम लोग भी उनके साथ हैं जो ये आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में हमारे मित्र जुड़ते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और शोक संतप्त परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। और हमारे मित्र आदरणीय अश्विनी मेहता जी बठोरा से जुड़े हैं। गुड इवनिंग। प्रेम भंडारी जी, जय श्री राम, ओम शांति ओम। मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से नमस्ते। मोनिका, कैसी हैं आप? और ललित चंदेल जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो हमारे पंचायत के चुनाव होने हैं उनका डिक्लेयर किया है कि पंचायत के चुनाव 30 अप्रैल से पहले होना लाजमी है। और क्योंकि दोस्तों 243 सेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, जो 72वां और 73वां संविधान संशोधन था, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ने से पहले पूनम शर्मा जी, पुष्पा ठाकुर जी, दोनों को मेरा नमस्कार। आदरणीय हीरालाल वर्मा जी, जय श्री राम। राजेंद्र सिंह वर्मा जी कपूरथला से जुड़े हैं, गुड टू सी यू, स्वागत है आपका। और
पूनम शर्मा जी को भी जय श्री राम। दोस्तों, संविधान की जो आर्टिकल 243 है उसके मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एट द मोस्ट आप मैक्सिमम 6 महीने तक आगे सरका सकते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसके बाद संविधान उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता है। जैसे अगर वो 1 जनवरी को होने थे तो कम से कम 6 महीने की मोहलत संविधान देता है, और वो मोहलत 30 अप्रैल को पूरी होती है। सरकार ने दलील दी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रदेश में लगा है, जिसके तहत चुनाव नहीं करवाए जा सकते। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सभी एक्ट संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान के तहत ही आते हैं। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है दैट विल प्रिवेल। ये एक संवैधानिक और न्यायिक स्थिति बनती है। गोविंद ठाकुर जी को नमस्कार। दिलीप शर्मा जी, गुड टू सी यू। अभी भारत भ्रमण पे ही हैं, वापिस आ गए। दिलीप जी एक इज अ मैन ऑफ मैनी कलर्स, अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मैंने आपकी बहुत सी पिक्स, फोटोज देखी, एंड यू लुक ऑलवेज एज यंग एज यू वर लॉन्ग बैक 30-40 years बैक स्टिल। आदरणीय भूपराम शर्मा लिखते हैं कि condolences to those who died in a tragic bus accident. Some people were seen sitting on the roof of the bus, which was not desirable. आदरणीय वर्मा जी, हमारी सांत्वना शोक परिवारों के साथ है। इस कार्यक्रम के आरंभ में हमने इस घटना का जिक्र कर लिया है, और हमने ये भी कहा कि हालांकि रोड्स अब काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और भीड़ बसों में रहती है। प्राइवेट बसेस का चलना, उनकी मेंटेनेंस ठीक ना होना और समय पकड़ने के लिए तेज दौड़ना, ये सब वो कारण है जो बसों के एक्सीडेंट के बनते हैं और जिंदगियों को कुर्बान होना पड़ता है। हमारे मित्र सतीश जी परवानू से स्वागत। प्रदीप कौश जी कोटगढ़ से, वेद जी हमारे मित्र कांगल से जुड़े हैं। सुरेंद्र चौहान जी को नमस्कार, गुड टू सी यू। फोन पे बात नहीं हुई। चौहान साहब, मेरा नंबर है 94-180-55-158। हेमराज वर्मा जी, द ग्रेट पर्सनैलिटी एंड अ ग्रेट सोल्जर एंड अ ग्रेट कमांडर। सीमा राजटा जी, अमृत राजटा जी, दोनों को नमस्कार। बलदेव सिंह वर्मा जी हमारे ग्राम पंचायत नीम के बहुत कर्मठ प्रधान भी शामिल हो चुके हैं कार्यक्रम में। जय श्री राम। कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। भूपराम वर्मा जी कहते हैं कि गवर्नमेंट विल डेफिनेटली गो इन अपील फॉर डिलेइंग द पंचायत इलेक्शंस। विनोद वर्मा जी को राम राम। योगेश्वरी वर्मा जी नमस्कार, राघव पब्लिक स्कूल की चेयरमैन। बिल्कुल वर्मा साहब, मैं श्रवण डोगरा जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं जो कोर्ट ने कहा वही सरकार चाहती थी। लेकिन जब मैंने सीएम साहब को सुना तो सीएम सेज के विनोद राणा जी गुड इवनिंग, योगेश्वरी वर्मा जी, रोशन लाल जी को नमस्कार, सतीश शर्मा जी भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं बहुत दिनों के बाद, आपको जय श्री राम। राजनेगी जी गुड इवनिंग। दिनेश वर्मा जी हमारे मित्र, गुड टू सी यू। बलदेव सिंह वर्मा जी प्रधान नीम पंचायत, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की धारा आर्टिकल 243 दोनों में संविधान जो है वो प्रिवेल करेगा। और सीएम साहब ने कहा कि कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ज्यादा ठीक नहीं है क्योंकि प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि संविधान का आर्टिकल सुप्रीम रहेगा या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और अब इसके ऊपर छानबीन होनी है। हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, और अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करेगा कि अगर त्वरित चीजों को देखते हुए एक्ट लागू है प्रदेश के अंदर और संविधान कहता है कि मैक्सिमम 6 महीने, तो दोनों में कौन सा प्रिवेल करेगा, तब जाके स्थिति स्पष्ट होगी। सचिन काय साहब हमारे मित्र, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथियों, आज
प्रवासी दिवस है। जो प्रवास पे गए हैं, विदेशों में गए हैं, भारतीय हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, 9 जनवरी को। इसलिए आज का दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2-3 दिन का बड़ा बड़ा सम्मेलन होता है, कभी अहमदाबाद में, कभी दिल्ली में, और 2003 में ये शुरू किया गया था मेरा ख्याल, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। और अब तो ये प्रवासी भारतीय दिवस बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। साथियों, मेरी जानकारी के मुताबिक, या जहां तक मुझे अंदाज है, भारत एक ऐसा देश है जिसके लोग यानी भारतीय दुनिया के हर देश में विद्यमान है। चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, चिली, वेनेजुएला, मेक्सिको, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कैरिबियन कंट्री, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, युगांडा, बोलिविया, पेरू, हर कंट्री में भारत के लोग अच्छी संख्या में विराजमान है। नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और तो और 2-3 देशों के तो राष्ट्रपति भारतीय मूल के हैं, चिली, मॉरिशस, और इंग्लैंड के तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, और अमेरिका में 2-3 मंत्री तो जो है वो ट्रंप के पास भारतीय हैं। कहने का मतलब, अगर आज प्रवासी दिवस है तो पूरी दुनिया में भारतीय लोग, बड़े बड़े गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के श्री कृष्णा, वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा, सब के सब भारतीय है। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र ललित शर्मा जी लिखते हैं, शिमला ग्रामीण की शान, बड़े भाई को प्रणाम। भाई तो हमने कविता पढ़ ली पूरी, शिमला ग्रामीण की शान, बड़े भाई को प्रणाम। धन्यवाद ललित जी, धन्यवाद। मानिक ठाकुर, वेरी गुड इवनिंग। एनएस बघानिया साहब हमारे मित्र जुड़ चुके हैं, लिखते हैं, नमस्कार जी, जो आज देश में हो रहा है उसका उदाहरण कैलकुलेट में दिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बघानिया साहब। मैं प्रवासी दिवस की बात कर रहा था, तो भारतीय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हर देश में है, हर देश में। और जब प्रवासी भारतीयों का होता है तो देश विदेश को चलाने में भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए प्रवासी भारतीयों को मान सम्मान देना, विदेश में उनको मजबूत करना, उनकी कठिनाइयां क्या है उसको दूर करना, इसलिए प्रवासी दिवस आज 9 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि उनके ऊपर भी देश सोच विचार करे, उनकी समस्याओं का निदान करे। और हमारे मित्र हरप्रीत साहनी साहब जुड़े हैं, नमस्कार। हरप्रीत साहनी साहब हमारे समरिल की आन बान और शान है, और विश्वविद्यालय के बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं और विश्वविद्यालय से जुड़े भी हैं। साहनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेहर सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अनीता शर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, प्रवासी दिवस के अवसर पर सब भारतीयों को जो दूर दूर तक देश विदेश की धरती पर रह रहे हैं, हमारा नमस्कार। और वे लोग अपना काम अच्छे तरीके से करें, ऐसा हमारा उनके साथ संदेश रहेगा और शुभकामनाएं भी रहेंगी। दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया केवल इसलिए नहीं कि तेल अमेरिका को मिले, बल्कि इसलिए ताकि तेल चीन को ना मिले। चीन का 70% तेल वेनेजुएला से आता है।
तेल मीन्स एनर्जी। अमेरिका के पास तो अपने चलाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो चाहता है कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना, रशिया, उनको एनर्जी ना मिले, उनको तेल ना मिले, क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ी मात्रा में तेल चाइना और रशिया को सप्लाई कर रहा था, इसलिए वेनेजुएला को रोक दिया गया। और अब वेनेजुएला से एक भी बूंद तेल की बिना अमेरिका की परमिशन के नहीं जाएगी। सवाल ये नहीं कि अमेरिका को तेल चाहिए, सवाल ये है कि चीन को तेल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वेनेजुएला पे अटैक हुआ। दूसरा देश टारगेट पे ईरान। भूपराम वर्मा जी को पढ़ लेते हैं। Today, Honorable High Court stayed shifting of the office of other Backward Commission to Dharamshala on the ground that the office cannot be shifted to the choice of chairman who has been appointed recently. Such appointments are not required in the funds starved state. Good. अच्छा डिसीजन है ये प्रदेश हाई कोर्ट का। मनमानी नहीं होनी चाहिए, सरकार पे कहीं ना कहीं से अंकुश लगना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे पूरा शिमला की जो कार्यालय है वो सब दाएं बाएं, मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर, जबकि राजधानी जो नर्व सेंटर है वो तो एक जगह होना चाहिए। कैपिटल इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे सब चीजें एक साथ हो और कोऑर्डिनेशन हो, कोऑपरेशन हो और कोलैबोरेशन हो और जनता को भी सुविधा हो। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी, राधे राधे, कैसे हैं आप? आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कृष्णा शर्मा जी को नमस्कार। विनोद वर्मा जी नमस्ते। देवीचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग। ईरान में तो दोस्तों जो अपोजिशन पार्टी है खमेनी की, उसी को अमेरिका ने एक्टिवेट किया और उन्हीं को सरकार को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया। और अब ईरान के 150 शहरों में लूटपाट, आगजनी और वहां की खमेनी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी हुई है। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में ईरान में तख्ता पलट जाएगा। चाल किसकी है? अमेरिका की। और अमेरिका अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहता है, सामरिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। जो अमेरिका कर रहा है वो अपने हित में ठीक कर रहा है, लेकिन और देशों को से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन जब अपने को बचाने की बारी आती है तो कोई भी देश सबसे पहले अपने आप को मजबूत करेगा, सुरक्षित करेगा। और यही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को दोबारा महान बनाया जाए। और जो अमेरिका की साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके आगे दुनिया का कोई देश टिक नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया इसलिए क्योंकि तेल अमेरिका को नहीं, उसके पास तो बहुत है, चीन को नहीं मिलना चाहिए जो कि वेनेजुएला दे रहा था। यूएसए स्टॉप्ड इट। आगे बढ़ते हैं। विनोद वर्मा जी को नमस्कार। देवचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग। पुष्पराज शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, नमस्कार। आपको हमारा सादर प्रणाम। संजू ठाकुर जी गुड टू सी यू, वेलकम। दोस्तों, ये तो रही देश दुनिया की बात और शिमला की बात। शिमला में डेमोग्राफी तेजी से चेंज होती जा रही है। एक आकलन के मुताबिक शिमला में, जो प्रदेश की राजधानी है, मुस्लिम समुदाय की इतनी घुसपैठ हो रही है कि यहाँ पे जो आंकड़ा है मुस्लिम का, वो 38,000 तक पहुंच गया है। एक रिसर्च स्कॉलर हमको मिले आज, वो लखनऊ से आए थे, वो रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि सरकार के पास ये आंकड़े नहीं होंगे, जिला प्रशासन के पास भी नहीं होंगे, हिंदू समुदायों के पास भी नहीं होंगे, पर उस रिसर्च स्कॉलर के पास है। शिमला में मुस्लिम आबादी 38,000। आने वाले वक्त में ये आबादी बढ़ती चली जाएगी। फिर चाहे मस्जिद बने या कुतुब मीनार बने, आपको तोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा।
आज दिन को मुझे विजय जी भी मिले और मदन जी भी मिले, जो कि संजौली मस्जिद के बारे में जिन्होंने पूरा आंदोलन खड़ा किया। उन दोनों से भी मेरी बात हुई कि मस्जिद के बारे में ज़रूर सोचो और चीज़ों के बारे में भी सोचो, लेकिन जो डेमोग्राफिक असंतुलन हो रहा है, जो पॉपुलेशन असंतुलन हो रहा है, उसके बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमारे पास डेटा होना चाहिए, आंकड़ा होना चाहिए, किस वार्ड में कितने लोग कौन है, कितने लोग कौन है, कितने लोग नए आए, एक साल में कितने आए, क्यों आए, कैसे आए, जानबूझकर आए, इंटेंशनली आए, तो उसका इलाज उस तरीके से होना चाहिए। अगर स्वाभाविक रूप से है यहाँ पे तो वो फिर स्वाभाविक ही रहेगा, लेकिन अगर शरारत है तो शरारत का जवाब शरारत से दिया जाना चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय सोचने का है, अन्यथा अगले 10 वर्षों में पानी जब सर तक आ जाएगा फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको आज जागरूक होने की जरूरत है कि जो हमारे साथ शरारत करेगा या जिसकी नीयत खराब है, उसका जवाब उसी शरारत में, उसी नीयत से देना पड़ेगा। और इसके लिए सबको जागना पड़ेगा। ये नहीं कि जब 5 मंजिला मस्जिद बन गई तब आप चीख पुकार करो, नहीं। जब पहला पत्थर लगता है तभी पूछना चाहिए कि भाई ये पत्थर क्यों, किसका और कैसे लग रहा है। निशा जी को गुड इवनिंग, पवन शर्मा जी हमारे मित्र, संजीव पंडित जी को जय हो, जय श्री राम, कमलराज जी को नमस्कार। थैंक यू पवन जी, थैंक्स सो मच, थैंक्स। दोस्तों, ये वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों के बारे में हमने आज आपसे चर्चा की, और जो कुछ हमको लगा, जो हमने समझा, जो हमने सोचा या जो हमको बोलना चाहिए, वो हमने आपसे बात करने का प्रयास किया। और साथियों, आप लोग कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन कायसा लिखते हैं कि घुसपैठ एक चिंता का विषय है, हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर इस बात पर गहन विचार करना होगा। बिल्कुल, घुसपैठ इंटेंशनल बदनीति के साथ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, धर्मांतरण। पॉइंट नंबर 3, ओवर पॉपुलेट करना, डोमिनेंस करना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये गलत बातें हैं और इनका सिर्फ एक और एकमात्र इलाज है इकोनॉमिक बाइकॉट। आज ट्रंप ने, मैंने कहा कि वेनेजुएला पे आक्रमण किया, इस वजह से नहीं कि वेनेजुएला अमेरिका का दुश्मन है या अमेरिका को वेनेजुएला का तेल चाहिए, नहीं। वहां पे चीन घुसता चला जा रहा था, रशिया घुसता चला जा रहा था, और अमेरिका चाहता है कि चीन को तेल वेनेजुएला से ना मिले, रशिया का तेल वेनेजुएला से ना मिले, क्योंकि चीन की 70% सप्लाई तेल की वेनेजुएला पूरा करता है। इसलिए दुश्मन की अगर आप इकोनॉमिक लाइंस को काट दें, पहले जब राजा महाराजाओं के वक्त किलों पे आक्रमण होते थे तो किलों की पानी, अनाज वगैरह की सप्लाई दुश्मन सेना काट देती थी। फिर किले के अंदर लोग जब तक राशन पानी होता था जीवित रहते थे, उसके बाद राशन पानी के अभाव में सरेंडर करना पड़ता था या मर जाते थे। इसलिए ये एक अति गंभीर विषय है। जो फल सब्जियां आपने बेचनी थी उनको कोई और बेच रहा है और खरीदार हम ही हैं। ये सब चीजें हमको सोचनी है। और आज मैं समझता हूं कि अगर हम पूरे दुनिया पे नजर डालें तो हर देश में ये घुसपैठ हो रही है। ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है और भारत और हिमाचल और शिमला इससे अछूता नहीं है, जरा ध्यान रखिएगा। भुवना वर्मा लिखते हैं कि HRTC स्टॉप्ड अप्लाइंग बस सर्विस ऑन वेरियस रूट्स इन शिमला ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी। बस सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू क्यालू ग्रामीण पंचायत बाग इज स्टॉप्ड फॉर द लास्ट 6 months बट नीदर आर MLA। हमने तो बहुत बार वर्मा जी इस विषय को
No transport minister has taken any action. People will give reply in the coming elections. People are anguished on the matter. बिल्कुल, क्यालू एक बहुत रिमोट एरिया है और अंतिम छोड़ हमारा, और मेरा तो पोलिंग बूथ भी है। हम मुकेश अग्निहोत्री जी से मिले थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि सर्विस चलाएंगे, लेकिन ये निर्णय कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है कि इन रूट्स पे बस सर्विस बंद करो, अतः मंत्री कुछ नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट मंत्री। लेकिन हमारे एमएलए ने कभी आवाज नहीं उठाई कि वहां की बस सर्विस चलाई जाए। और जैसा आपने कहा कि पीपल दे एंग्विश्ड ऑन द मैटर, दे विल गिव अ रिप्लाई, डेफिनेटली दे शुड, दे मस्ट। आत्माराम मेहता जी दुख की सरकार लिखते हैं, दुख की सरकार, सुख की सरकार नहीं, दुख की सरकार। देवेंद्र कुमार जी को नमस्कार, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं सदन। और दोस्तों, कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो चला है, मुझे आप इजाजत दें। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। चेतराम बबलू दी ग्रेट, नमस्कार। बबलू जी कैसे हैं आप? प्रदेश टूरिज्म विभाग में कार्यरत, कटार घाट से ताल्लुक रखते हैं और हमारे अभिन्न मित्र हैं चेतराम जी। और सीपी शर्मा जी को नमस्कार। सभी दोस्त जुड़ जाते हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग बबलू जी। चेतराम जी 15 साल हिमाचल भवन दिल्ली में भी कार्य कर चुके हैं और आजकल शिमला में हैं और लिफ्ट के इंचार्ज हैं। अगर आपको भी लिफ्ट में जाना हो तो इनको कॉन्टेक्ट कीजिएगा। रोशन वर्मा जी, हाउ आर यू, कैसे हैं? स्मार्ट डैशिंग पर्सनैलिटी, रोशन वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। पिंकू शर्मा जी भी पहुंच गए हैं सुन्नी की सुंदर वादियों से, नमस्कार। तेज तरार, हमेशा होशियार, खबरदार, पिंकू शर्मा जी को नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम लंबा खींचता चला जा रहा है क्योंकि हमारे दोस्त आते चले जा रहे हैं। रोशन वर्मा जी भी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोशन जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में स्वागत। और संजीव गर्ग जी भी पहुंच चुके हैं। संजीव जी हमारे मित्र हैं, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में पधारने पर। नमस्कार साथियों, इस कार्यक्रम की विशेष खूबसूरती यह है कि हम सारे दोस्त हमारे एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, एक दूसरे के हम चेहरे देखते हैं, याद करते हैं और उन यादों के दम पे कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है। ईच वन ऑफ यू इज प्रेशियस फॉर अस। बिल्कुल संजीव गर्ग जी, जय श्री राम और कर दो सबका काम तमाम। नारा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए अब। जय श्री राम, कर दो सबका काम तमाम। साथियों, कार्यक्रम को शेयर भी कर दीजिएगा और अगर स्टार्स टूर है तो स्टार भी हमको थोड़े भेज दीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया में ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो शेयर, कमेंट, लाइक्स और दूसरा ये स्टार वाली नई प्रथा, ये भी एक आजकल नया ट्रेंड चल पड़ा है। तो जो जो स्टार भेज सकता है स्टार भेजिएगा और जो शेयर कर सकता है वो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। कल फिर और मुलाकात करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कल और फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।